हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का। आज हम समझेंगे कूलाम्स लॉ। होता क्या है कूलाम्स लॉ में? अकॉर्डिंग टू कूलाम्स लॉ, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन टू चार्ज बॉडीज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है ना? फोर्स यानी कि इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है इसमें। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन टू चार्ज बॉडीज is directly proportional to the product of their charge and inversely proportional to square of distance between them, between ठीक है ना? अब इसका मतलब समझो, होता क्या है, सपोज एक चार्ज ये है और एक चार्ज ये है, दो चार्ज बॉडीज हैं और इनके बीच की डिस्टेंस क्या है? r है। ठीक है, इस पे है सपोज q1 चार्ज और इस पे है q2 चार्ज। सपोज दो चार्ज बॉडी हैं, एक पे है q1 चार्ज और दूसरे पे है q2 चार्ज और इनके बीच की डिस्टेंस क्या है? r है। अब कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन टू चार्ज बॉडीज। अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन कब होगा? जब सेम चार्ज होंगे तो क्या होगा? रिपल्सन होगा। अगर सपोज ये पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है तो इन पे क्या लगेगा? रिपल्सन लगेगा। ठीक है, इस पे इधर को लगेगा फोर्स और इस पे इधर को लगेगा। अगर सपोज ये नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है तब भी क्या लगेगा? रिपल्सन लगेगा। सेम चार्ज होंगे तो रिपल्सन लगेगा। अगर सपोज क्या है, अपोजिट चार्ज है तो क्या हो जाएगा? अगर ये प्लस है और ये माइनस है तो इन पे क्या लगेगा? अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। ठीक है ना? तो वो कहता है, कूलम्ब्स का लॉ कहता है कि अकॉर्डिंग टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन टू चार्ज बॉडीज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्ज। यानी कि सपोज पहली बॉडी पे चार्ज q1 है, दूसरे पे q2 है, तो F जो उसमें फोर्स लगेगा उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? F इज प्रोपोर्शनल टू q1 इंटू q2। क्या आ जाएगा? q1 q2, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर चार्ज, प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्ज। ठीक है ना? अब दूसरा क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। उनके बीच की जो डिस्टेंस होती है उसका क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि F इज इक्वल टू क्या हो गया? 1 अपॉन आर स्क्वायर। उसके स्क्वायर का क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है ना? तो F इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर। अगर मैं इन दोनों को एक साथ लिखूंगा तो क्या हो जाएगा? F पहला ये आ जाएगा और दूसरा इसमें क्या आ गया? ये दो कंडीशन होती है। ठीक है, इन दोनों कंडीशनों को एक साथ कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा? F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, इसको ही हम लिख सकते हैं F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पे K क्या है? K कांस्टेंट है। K क्या है? कांस्टेंट है। ठीक है ना? अब K की वैल्यू क्या होती है? K इक्वल टू होता है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू, अगर मैं इसकी वैल्यू मैथमेटिकली लिखना चाहूं तो क्या हो जाएगी? 9 इंटू 10⁹। ठीक है ना? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर इसकी यूनिट आ जाएगी। ठीक है, तो यानी कि जो लास्ट फॉर्मूला ड्राइव होगा किसका? कूलम्ब्स लॉ का। वो क्या हो जाएगा? F इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट
Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये मिल जाएगा जी। ठीक है ना। अब यहाँ पे एक चीज और है, एप्सिलॉन नॉट क्या है? परमिटिविटी ऑफ स्पेस। नोट कर लेते हैं इसको भी। अगर मैं एप्सिलॉन नॉट को बताना चाहूं तो क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी? यहाँ देखो, एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा? परमिटिविटी ऑफ स्पेस। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी होती है? एप्सिलॉन नॉट की तो मैथमेटिकल वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। ठीक है, इसकी जो यूनिट आएगी वो क्या आएगी? न्यूटन मीटर। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या आ जाएगी? कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये भी आप याद रख सकते हो। परमिटिविटी ऑफ स्पेस, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा कूलम्ब्स का लॉ। सिंपल है याद करना। ठीक है।